नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजेश कुमार यादव जी। राजेश कुमार यादव बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। जनसंपर्क अभियान में युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। राजेश जी इससे पहले आरजेडी से भी जुड़े हुए थे और कई कारणों से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके साथ काफ़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक भी मौजूद हैं, तो हम इनसे जानेंगे, राजेश जी से जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर के इस बार बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में है। धन्यवाद राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल है राजेश जी कि आप किन मुद्दों के साथ बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब से हम लोग का नया परिसीमन हुआ, इससे पहले बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र मधवापुर और बेनीपट्टी था। 2010 में नया परिसीमन हुआ और परिसीमन के बाद जो हमारे पहले से स्थापित नेता थे, बाबू शालिग्राम यादव या रामाशीष यादव, वो लोग उस क्षेत्र में चले गए। यहाँ 2010 में क्या हुआ कि हम लोगों ने बाहरी नेताओं को जिताने का काम किया, यहाँ की जनता ने भी और हम लोगों ने भी, कि श्री विनोद नारायण झा जी हैं जिनको 2010 में यहाँ की जनता ने चुना। हम लोग काफ़ी मेहनत किया और यहाँ की जनता ने उन्हें काफ़ी प्यार दिया कि हम लोग को उम्मीद था कि बेनीपट्टी का विकास होगा। बेनीपट्टी कलवाही जो दोनों प्रखंड मिलाकर के विधानसभा क्षेत्र है, इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको ये दूर करेंगे। लेकिन 6 महीना के अंदर ही लोगों को पता चला कि हम लोग बुरी तरह से ठगा गए हैं। ये जो बाहरी उम्मीदवार हैं, इन लोगों को सिर्फ बेनीपट्टी पिकनिक मनाने के लिए ये आते हैं। चुनाव के समय हम लोगों का वोट ठगते हैं और वोट ठगने के बाद ये फिर जाते हैं तो 5 साल बाद ही आते हैं। परिणाम ये हुआ कि 2015 में इनकी हार हुई, लेकिन उस बार भी हम लोग थोड़ा सा गलत कर लिए कि वो जो जिनको हम लोगों ने जिताया, श्रीमती भावना झा जी को, वो भी बाहरी उम्मीदवार थी और वो तो इनसे भी बदतर निकली। और उनके समय में भी जो 5 साल में स्थिति आप देख रहे होंगे, जहाँ आप आए हैं, ये ढांगा टोला है कलवाही ब्लॉक का, और आप विकास की स्थिति देख लीजिए। अभी लोगों ने बताया कि यहाँ एक तालाब है जिसमें घाट निर्माण आवश्यक है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विधायक जी और वर्तमान मंत्री जी से कि आपने उन जगहों पर घाट बनवाया, उन टोलों मोहल्लों में एक विशेष समुदाय के लिए घाट बनवाया जो अब घाट का इस्तेमाल करते भी नहीं हैं। लेकिन जहां के लोग घाट के लिए तरस रहे हैं, तालाब का इस्तेमाल करते हैं, नहाने धोने के लिए तालाब में अभी भी वो जाते हैं, वहाँ इन लोगों का चिरस्थायी मांग रहा है कि हमको घाट बनवाया जाए और अभी तक घाट का निर्माण नहीं हुआ है। उसी तरह से इस ढांगा टोला के सड़क का स्थिति देख लीजिए। ढांगा टोला में आप चारों तरफ घूम करके देख लीजिए तो कमोबेश ऐसा ही स्थिति पूरे विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पश्चिम का इलाका है जहाँ बाढ़ है, पूरब में सुखाड़ है, लेकिन इन लोगों का इस सब से कोई लेना देना नहीं रहा है। तो लोग इस बार मन बना चुके हैं बेनीपट्टी में कि इन बाहरियों को भगाना है और बेनीपट्टी के बेटा को लाना है। धन्यवाद सर। आप आरजेडी से भी जुड़े हुए थे, छोड़ दिए हैं क्या आप? हम राष्ट्रीय जनता दल के 2017 से 2 महीना पहले तक प्रखंड अध्यक्ष थे और अभी वर्तमान में भी हम राष्ट्रीय जनता दल में थे। हम लोगों ने 2-3 महीना से अपने दल में भी, और हम लोग का जो राष्ट्रीय जनता दल का सहयोगी दल था कांग्रेस, उसमें भी हम लोगों ने हर स्तर पर लिखा और हर स्तर पर आवाज़ उठाया कि हम लोग बागी नहीं बनेंगे। आप उम्मीदवार बदल दीजिए, कैंडिडेट बदल दीजिए, किसी लोकल को मौका दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि राजेश यादव ही। आप किसी, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे राष्ट्रीय जनता दल में, हमारे कांग्रेस में बहुत ढेर सारे हमारे साथी हैं और ये लोग उस लायक थे कि ये चुनाव लड़ सकते थे और लड़ करके यहाँ विकास का काम भी करते। लेकिन जो हमारे शीर्ष नेता हैं उस स्तर पर, खास करके कांग्रेस पार्टी में, हम लोगों ने काफ़ी लिखा, सबको लिखा कि इनको आप नहीं दीजिए, लेकिन फिर से इन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया। आप जानते भी हैं कि 1.5 साल पहले ये बागी हो गई थी और ये शकील अहमद के साथ लोकसभा चुनाव में बागी बनी और परिणाम हुआ कि इनको दल से भी निकाला गया, लेकिन पुनः फिर वापस करके इनको टिकट देने का काम किया। हम लोगों ने जब बैठक किया महागठबंधन का, तो सभी कार्यकर्ताओं ने, विजय बाबू हैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष हैं बेनीपट्टी के, तो इन लोगों ने भी, सारे कार्यकर्ताओं ने राय दिया कि नहीं, हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए और इस तरह से हम लोग अगर छोड़ते रहे तो फिर वही होगा कि 10 साल जैसे हम लोगों ने झेला है, अगला 5 साल भी झेलना होगा। तो हम चुनाव मैदान में आए। कई प्रत्याशी यहाँ से हैं, चुनाव मैदान में हैं, आप क्या मानते हैं, आपका टक्कर किससे है?
देखिए, जो स्थिति है अभी बेनीपट्टी विधानसभा की, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लोगों का स्पष्ट कहना है कि यहाँ ये जो दोनों बाहरी हैं, इनको छोड़ करके कोई और में मुझे लगता है कि हमारे टक्कर में तो नीरज जी हैं, लोकल हैं और वो भी संघर्ष करते रहे हैं, तो नीरज जी से ही हो सकता है मेरा टक्कर हो। ये लोग तो कहीं नज़र भी नहीं आते हैं। वोट देना तो दूर की बात है, आप किसी गांव में चले जाएं, अगर हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो लोग हम लोगों के साथ तो अच्छा व्यवहार करते हैं, अपनी समस्या सुनाते हैं और हम लोगों को भी कहते हैं कि आप जीतिएगा तो ये काम मेरा ज़रूर करवाइएगा। लेकिन मंत्री जी, विधायक जी जिस गांव में जाते हैं उनको तो गाली से स्वागत लोग करता है, तो जहां लोग बैठने नहीं दे रहा है वहां उनको वोट कहां से देगा। इन लोगों का तो एकदम पूरा ज़मीन ही खिसक चुका है। और मेरा तो ये मानना था कि इन लोगों को टिकट मिलने के बाद भी टिकट वापस करना चाहिए था, परंतु ये लोग हैं मैदान में, लेकिन कहीं टक्कर उक्कर में दोनों में से कोई भी नहीं है। अब प्रमुख भी रह चुके हैं यहाँ से। जी, मैं बेनीपट्टी प्रमुख नहीं रहा हूँ, मैं 11 से 16 तक जिला पार्षद था। वर्तमान में मेरी पत्नी प्रमुख हैं बेनीपट्टी। तो आप जब तक जिला पार्षद रहे हैं उस दौरान की आप अपनी उपलब्धि बताएं। जब मैं जिला पार्षद था तो आपको एक चीज़ देखना होगा कि जो ये बेनीपट्टी का इलाका है, इसका 90% जो आबादी है उसके आजीविका का साधन कृषि है। और कृषि में सबसे बड़ा यहाँ समस्या रहा है कि एक भाग बेनीपट्टी का जो पश्चिमी का भाग है, वहाँ आपको हमेशा हर 2 साल 1 साल पर बाढ़ की स्थिति बनती है। जो पूर्वी का भाग है वो 1-2 साल पर हमेशा सुखाड़ की स्थिति बनती है। तो जब मैं जिला पार्षद था तो मुझे लगा कि मेरा चूँकि पूरा प्रखंड नहीं था, क्षेत्र 6 पंचायत ही क्षेत्र था, तो उस 6 पंचायत में एक सुलिस गेट है कटैया में, और उससे कम से कम 20-25 गाँव में सिंचाई का काम होता है। और हम लोगों ने जिला परिषद जब सदन चल रहा था तो वहाँ भी धरना दिया, पटना जाकर के लघु सिंचाई विभाग में जाकर के धरना दिया, और परिणाम ये हुआ कि उस सुलिस गेट का निर्माण हुआ। एक मेरा सबसे बड़ा काम था, मुकम्मल 1964 में निर्माण हुआ था सुलिस गेट का, और तब से जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और उसका हम लोगों ने जीर्णोद्धार करवाया। मैं अपने क्षेत्र में, आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं, जो मेरा 6 पंचायत था, उस 6 पंचायत में तकरीबन हमने 15 आंगनवाड़ी सेंटर का निर्माण करवाया। जो छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी सेंटर चलता है तो उनको पढ़ने के लिए कहीं सही से एक छतदार मकान नहीं था। किसी भी तरह से आंगनवाड़ी सेविकाएं कहीं झोपड़ी में तो कहीं वृक्ष के नीचे उनको पढ़ा रही थी। तो हमने कोशिश किया कि अधिकतम सेंटर पर पक्का मकान हो, आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण हो। तो 15 आंगनवाड़ी केंद्रों का हमने निर्माण करवाया। गोंगली हो या कटैया हो, चांदपुरा हो, धगजरी हो, इन सब जगहों पर, चूँकि जिला परिषद में बहुत बड़ा फंड तो होता नहीं है, बावजूद इसके मैंने सड़कों का भी निर्माण किया। जो उपलब्ध संसाधन था उसमें हमने सड़कों का भी निर्माण किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैं 11 से 16 तक जिला पार्षद था, और जब 16 में वो सीट महिला क्षेत्र हुआ तो मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो मेरी पत्नी प्रमुख के रूप में चुनाव लड़ी, और लोगों का प्यार मिला कि वो बिहार के दूसरे सबसे बड़े प्रखंड में निर्विरोध चुनी गई। तो जब मैंने काम किया था तब मैं दोबारा चुना गया, या मेरे परिवार के मेरी पत्नी चुनी गई। तो आप कहीं भी देख सकते हैं, जो मेरा 6 पंचायत था जहाँ का मैं जिला पार्षद था, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ किया था। धन्यवाद सर। अभी आपने बाढ़ की बात की है। बाढ़ सिर्फ बेनीपट्टी ही नहीं, पूरे मिथिलांचल और उत्तर बिहार की समस्या है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आपके पास और कोई रोड मैप है, कोई योजना है आपके पास? जी, बेनीपट्टी क्षेत्र में बाढ़ को आपको समझना होगा। इन लोगों ने क्या किया 10 वर्षों के दौरान आप बाढ़ की स्थिति देख लीजिए। 12 में बाढ़, 14 में बाढ़, 17 में बाढ़, 19 में बाढ़, इस बार भी बाढ़। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मिथिला का, यानी पूरा मिथिला इलाका हो या बिहार का इलाका हो, उस बाढ़ में और बेनीपट्टी के बाढ़ में एक बड़ा अंतर है। आप हमेशा देखिए कि कितनों बड़ा बाढ़ हो तो बेनीपट्टी का जो पश्चिमी इलाका है वही बुरी तरह से प्रभावित होता है। पूर्वी इलाका प्रभावित होता है, लेकिन ये हमेशा प्रभावित नहीं होता। अब 2004 का बाढ़ था, उसमें प्रभावित हुआ। 2007 का बाढ़ था, प्रभावित हुआ। 2017 का था, प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा बाढ़ था। लेकिन छोटे छोटे बाढ़ में, कि अब इस साल का लीजिए 2020 में कोई बहुत बड़ा बाढ़ नहीं था, तब भी हम लोग का 13-14 पंचायत पूर्णतः प्रभावित हो गया। तो हो ये रहा है कि यहाँ किस किस नदियों से बाढ़ आती है, चाहे खिरोई हो,
चाहे धौंस नदी हो, बछराजा हो। तो आप अगर इन नदियों का अध्ययन करें, उस क्षेत्र का सर्वे करें, तो हो ये रहा है कि जो बांध वहाँ बनाया गया है, जिस पर सालाना 20 करोड़ रुपया खर्चा होता है, ये बेतरतीब बांध पूर्णतः फेल्योर है बाढ़ से बचाने में। छोटा सा बाढ़ आता है और जगह जगह, चाहे वो बर्री हो, सिरबारा हो, फुलवरिया हो, रजघट्टा हो, रजबा, धुनकी, नवगाछी, माधोपुर या शाहपुर का इलाका हो, शिवनगर का इलाका हो, बसैठा का इलाका हो, ये सब बांध धज्जी उड़ जाता है, सब बांध का। तो मेरे पास इसके लिए एक रोड मैप है कि आप साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक तरीके से सर्वे करवाएं और मात्र 3-4 जो नदियां हैं जो हमारे लिए संताप की स्थिति में रहती है, उन नदियों के मुख से, जहां से बाढ़ का पानी आता है, वहां लंबा चौड़ा बांध का निर्माण करवाया जाए और सटीक बांध का निर्माण किया जाए, तो आराम से इस बाढ़ से हम बेनीपट्टी को बचा सकते हैं। धन्यवाद सर। एक आखिरी सवाल, अभी हम लोग आ रहे थे और अन्य जगहों की अपेक्षा इस बार आपके विधानसभा क्षेत्र में जो आप हैं और आपके विरोधी भी हैं, वो मैथिली में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस बार बहुत ज़ोरों से मैथिली का मुद्दा जोर पकड़ा है और काफ़ी दिनों से मैथिली को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी ओर से इस मामले में आप क्या करेंगे? हमारे क्षेत्र में आपने देखा होगा कि अभी भी लगभग बोलचाल में 95% लोग मैथिली का ही इस्तेमाल करते हैं और मैथिली में ही, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों, मैथिली का बेहतरीन तरीके से मैथिली का इस्तेमाल करते हैं और मैथिली में ही बोलते हैं। हम लोग का जो भाषा है ये इतना मधुर है कि न समझने में दिक्कत है, सुनने में बहुत सुंदर है। तो मैथिली के लिए हम लोग का यही होगा कि पाठ्यक्रम में तो शामिल हो ही, लेकिन जो अन्य माध्यम है, जैसे अंग्रेजी माध्यम में और पाठ्यक्रम का जो पढ़ाई होता है, तो मेरा ये मांग होगा कि यहाँ भी स्थानीय भाषा में, मैथिली में भी साइंस हो या अन्य चीज़ हो, वो भी मैथिली भाषा में उपलब्ध हो और बच्चे मैथिली भाषा के माध्यम से पढ़ सकें। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, फीडबैक देने का कष्ट करें और हमारे चैनल फ्रंटलाइन 24 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।